आपको बीए पार्ट थर्ड के होम साइंस प्रथम इकाई 2 के बचत एवं विनियोग के बारे में बताऊंगी। बचत क्या होती है? बचत के हम परिभाषित कर सकते हैं कि वर्तमान आय का वर्तमान उपभोग व्यय पर आधिक्य को बचत कहते हैं। या ये कह सकते हैं बचत मनुष्य की वो आय का वो भाग है जो वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति में व्यय नहीं किया जाता, वरन भविष्य के उपभोग के लिए समझ सूझबूझ कर अलग उत्पादक रूप में रखा जाता है और उसे संपत्ति व पूंजी का स्वरूप दिया जाता है। फिर आता है बचत और संचय। बचत सदैव उत्पादक रूप से होती है। बचतकर्ता की आय में वृद्धि होती है। बचत को बैंक, पोस्ट ऑफिस, बीमा कंपनियां आदि में आय अर्जित करने के उद्देश्य से लगाया जाता है। इससे न केवल बचतकर्ता को ही लाभ होता है बल्कि देश, समाज सभी लाभान्वित होते हैं। बचत के पैसों को उद्योग, धंधों और विकास में लगाया जाता है, जबकि संचय करना हम किसी भी रूप में रहते हैं वो बढ़ती नहीं है। हम जैसे सोना, जेवर वगैरह ज़मीन में गाड़ देते हैं तो वो संचय करना हुआ। और या ये कह सकते हैं वो धनराशि बचत कहलाती है जो भविष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति होती बचा कर रखी जाए, जिसका विनियोग उत्पादन कार्यों के लिए किया जाता है। जबकि संग्रह जो है वो उसमें ना तो अलमारी या बक्से में बंद करके जो रुपये रखते हैं और उसमें कोई ब्याज नहीं मिलता और कोई धन में या बढ़ोतरी नहीं मिलती है, तो उसे बोलते हैं संचय। अब आता है कि हम क्या क्या कर सकते हैं, बचत किस रूप में विनियोग कर सकते हैं, उसके बारे में भी, वो विनियोग के लाभ क्या हैं और विनियोग के प्रारूप क्या क्या होते हैं। हम अल्पकालीन विनियोग कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, दीर्घकालीन विनियोग कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, और जीवन भर के लिए विनियोग कर सकते हैं, होल लाइफ इन्वेस्टमेंट। जैसा कि आपको जानकारी है, अल्पकालीन विनियोग में हम छोटी छोटी चीज़ें रखते हैं जो हमें छोटी ज़रूरतें पूरी करनी होती हैं और इकट्ठा पैसा चाहिए होता है, उसके लिए हम जोड़ तोड़ करते हैं। दीर्घकालीन विनियोग में हमें लंबे समय की सोच करके रखते हैं और जीवन भर के लिए, जैसे पेंशन वगैरह के लिए हम करते हैं। फिर आता है कि हम साधन क्या अपनाते हैं, किस तरीके से करते हैं धन का विनियोग। भले ही हम चाहें तो बैंक में कर सकते हैं, डाकघर बचत बैंक में कर सकते हैं, राष्ट्रीय बचत पत्र खरीद के कर सकते हैं, सामाजिक सुरक्षा पत्र करके कर सकते हैं, जीवन बीमा के द्वारा कर सकते हैं, यूनियन ट्रस्ट ऑफ इंडिया से कर सकते हैं, भविष्य निधि योजना द्वारा कर सकते हैं, किसान विकास पत्र के द्वारा कर सकते हैं, उपहार कूपन के द्वारा कर सकते हैं, हिस्से या अंशदान या ऋण पत्र और लॉटरी चिट व्यवस्था। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि अंशदान या शेयर्स और डिबेंचर्स यानी कि ऋण पत्र में डिफरेंस होता है। शेयर्स मतलब होता है कि हम मिलकर कोई कार्य को करें। जैसे कोऑपरेटिव, हमें दुकान लगानी है, सब ने अपना अपनी हिस्सेदारी दे दी, 1000 में सब ने 10-10 या 100-100 रुपये लगाए हैं, तो उनका 10 जनों का जो 100-100 रुपये लगे हैं तो वो 1/10 उनकी भागीदारी हो गई। तो जितना भी मुनाफा होगा इन 10 में बट जाएगा, एक अकेले को नहीं मिलेगा, 10 में बटेगा। और कई बार ये होता है कि मुनाफा नहीं होता और घाटा हो गया है, तो उसमें शेयर के जो दाम हैं वो कम मिलेंगे और हो सकता है कि आपने लगाए 100 रुपये हैं और घाटा हो गया तो 90 रुपये वापस किए जाएँ अगर आप अपना शेयर मांगेंगे वापस। तो इस तरीके से इसमें घाटा और नफ़ा शेयर होल्डर्स को बर्दाश्त करना पड़ता है। इसी तरह ऋण पत्र जो है या डिबेंचर्स जिसे बोलते हैं, उसमें वो जो संयोग से ही लगती है, डिबेंचर्स हम खरीद लेते हैं, ऋण पत्र, मगर उसमें खासियत ये होती है कि शेयर जैसे इसमें घाटा हो या फ़ायदा हो, उसे उसके निश्चित आय मिलती रहती है। यानी कि जो उससे होने वाली आय में घाटा होता है या फ़ायदा होता है, उसे एक निश्चित आय फिक्स रूप में मिलती रहती है। पहले ही उसे पता होता है कि डिबेंचर में इतनी रेट से हमें फ़ायदा होने वाला है या इतना पैसा मिलेगा, तो पर मंथ भले ही उस कंपनी को घाटा होता है या फ़ायदा होता है, पर हमें
वो डिबेंचर ऋण पत्र में निश्चित अमाउंट जो उनको देना तय होता है वो दिया जाता है। तो बड़ी बड़ी कंपनीज डिबेंचर्स खरीदते हैं, ऋण पत्र खरीदते हैं, उसमें वो लोग फिक्स उसके जो आय के हैं वो उनको चेक्स एडवांस में दे देते हैं और वो लगा के यूज़ कर सकते हैं। कभी भले ही कंपनी को घाटा हो या फ़ायदा, उनको उनका लाभ पूर्णतः मिल जाता है। फिर आता है चिट सिस्टम। ये आजकल लॉटरी चिट सिस्टम, या हम लोग कहते हैं कि बीसी, या ऐसी भाषा भी बोलते हैं। ये सब जो है ये आता रहता है, क्योंकि बीसी वगैरह में क्या होता है कि आप सभी लोग पैसा इकट्ठा करते हैं, कोई बड़ा आइटम खरीदना चाहते हैं तो आप लोग इकट्ठा करके, कि बार बार हमारे से इकट्ठा नहीं होगा, और एक साथ अगर वो मिल जाए हमें, लाख की, 2 लाख की, 5 लाख की, जो भी फिक्स होता है उस अमाउंट में लोग इकट्ठे हो जाते हैं और मिल के सब एक साथ पैसे डाल देते हैं। अब उसमें नाम की पर्ची होती है, जो बीसी चलाता है उसे पहली बीसी दे दी जाती है या लॉटरी दे दी जाती है, बाद में लॉटरी सिस्टम से उसका नाम निकाला जाता है। तो वो पूरे टाइम तक भरना है आपको, आप ही के पैसे आप यूज़ कर रहे हैं, एक साथ मिल जाते हैं अगर आपकी किस्मत तेज़ हो, नहीं तो एंड में वो एक साथ होंगे। तो ये डिपेंड करता है, बीसी में कोई फ़ायदा नहीं है। कई लोग बीसी ले लेके चले जाते हैं, उनकी लॉटरी खुलने के बाद में वो बीसी भरना बंद कर देते हैं, तो उसके बाद में बहुत परेशानी होती है, और ये लड़ाई जो चलाता है उसे लड़ाई वगैरह करके भी लाना पड़ता है कई बार। तो ये एक तकलीफ़देह बात है। फिर आता है आपका बैंक। बैंक जो है वो आपको एक निश्चित मूल्य का ब्याज दर देता है अगर आप फ़िक्स डिपॉज़िट कराते हैं, और डिपेंड करता है कि हम कैसा फ़िक्स डिपॉज़िट करा रहे हैं, या सेविंग अकाउंट है, या हमारा करंट अकाउंट है। करंट अकाउंट में तो ज़्यादातर बिजनेसमैन्स का होता है, और वो पैसे करंट अकाउंट में जो डले होते हैं उनको चाहिए होते हैं, और वो उसका इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं। जो आपके सेविंग अकाउंट है उसमें ब्याज दर कम होती है, और वो 4 या 5 बार सब महीने में निकाल सकते हैं, या हफ्ते में 2 बार से ज़्यादा नहीं निकाल पाते हैं। तो उसमें ब्याज दर होती है, अगर आपका एंड तक पैसा जो जमा रहता है उसके ब्याज हमें डाला जाता है, दिया जाता है। फिर फिक्स डिपॉज़िट्स होती हैं, ये 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, 20 साल के लिए, पेंशन बेनिफिट देखते हुए ये सब फिक्स डिपॉज़िट में हम जमा करा देते हैं अपना पैसा, और उसका 70% अगर हम लेते हैं तो हमें जो ब्याज है वो ब्याज नहीं मिलेगा, मगर हमें कम ब्याज पे पैसा वापस मिल जाएगा। 70%, जैसे 1 लाख जमा कराया तो 70,000 तक आप ऋण ले सकते हैं, और उसका जो ब्याज दर है वो कम होगी, और इसमें हमें जमा कराने का बेनिफिट नहीं मिलेगा। इसी तरीके से डाकघर बचत बैंक भी है, उसमें भी मिलते हैं। बचत पत्र भी हैं, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स या राष्ट्रीय बचत पत्र, उनको खरीदने से 5 साल तक हम उसमें से कुछ भी नहीं निकाल सकते। ये जो पैसा है वो राष्ट्र द्वारा उपयोग में आ जाता है, और हमारे जो तरक्की या विकास के कार्य होते हैं उनमें लग जाता है। 5 साल तक आपको उसमें से कुछ भी नहीं मिलेगा, 5 साल पश्चात वो डबल हो जाते हैं, 6 साल में या 5 साल में। किसान विकास पत्र 5 साल में, और बचत पत्र दूसरे जो हैं वो 6 साल में डबल हो जाते हैं। यानी अगर आपने 5,000 का सर्टिफिकेट खरीदा है तो 10,000 मिलेंगे आपको 5 साल 6 साल बाद। तो इस तरीके से ये ऋण, इनको भी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स कहते हैं। फिर जीवन बीमा और यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, ये दोनों ही बीमा कंपनियां हैं। आजकल तो ये देखा गया है कि बीमा कंपनियां जो हैं वो हर चीज़ पर बीमा दे रही हैं। यहाँ तक कि अगर आप कोई पर्सनल लोन ले रहे हैं तो उस पर भी आप बीमा करा सकते हैं, कि जब तक आप जीवित हैं तब तक वो लोन आपको भरना है, और अगर आप मर जाते हैं तो आपके बच्चों पर वो भार नहीं पड़ेगा। इसी तरीके से जीवन बीमा वाला 1 लाख की जैसे आपको सिक्योरिटी चाहिए, तो आप पैसे जब तक जीवित हैं, 60 साल की उम्र तक जीवित हैं तब तक करिए, और फिर निश्चित 10 साल के लिए भी होता है, 20 साल के लिए भी होता है, और कम समय के लिए भी होता है। आपको पैसे भरने होते हैं, और
उसके बावजूद अगर आपका कुछ भी एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है, मान लीजिए आपको 5 साल के लिए आपने बीमा कराया और आपका एक्सीडेंट हो गया, तो उस दौरान आपके जो नॉमिनीज़ हैं उनको 1 लाख मिल जाएगा या 2 लाख मिल जाएगा। ऐसे फिक्स वो होता है कि इतने लाख मिलने वाला है तो वो मिल जाता है। पर अगर आप जीवित ही रहे तो वो उतना ही मिलेगा जितना मिलना चाहिए, यानी कि लाख रुपए। तो इस तरीके से हम तरह तरह के उसमें देते हैं जीवन बीमा वगैरह में। फिर आता है हम जो बीमा करवाते हैं उसमें भी हमारे लिए बहुत से फ़ायदे होते हैं। कई बार ये होता है कि हम बीमा जो करवाते हैं उसमें हमें, जैसे पेंशन बीमा है, तो आप अगर करेंगे तो वो पहले ही आपको 5 साल बाद, अगर आप 72 साल से क्रॉस कर गए तो फिर वो आपको 50% लिमिट दे देगा उसकी। और आपको नहीं तो आपके बच्चों को ये मिलेगा। और जोखिम है ये एक तरह का, हम मर जाएं तो हमारे परिवार न हो, व्यक्तिगत स्तर पे और राष्ट्रीय स्तर पे भी किए जाते हैं। और सामूहिक दुर्घटना बीमा और ये सब जो है हम सिर्फ 220 रुपये सालाना डालते हैं और हम 1 लाख रुपए के वो हो गए, इंश्योर्ड हो गए। इसी तरह से वृद्धावस्था में सुरक्षा प्रदान करना, परिवार की आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना, आयकर में छूट, संपत्ति को चुकाने का प्रावधान, ऋण सुविधा देना, बच्चों को शिक्षा हेतु भेजना, बच्चों के विवाह के अवसर पर, इन सभी पर हम लोन ले सकते हैं। और इलाज कराने के लिए, आकस्मिक सुरक्षा के लिए जीवन बीमा जो है वो क्रियाशीलता और नकद भुगतान के लिए जानी जाती है और जमानत के रूप में भी प्रयोग होती है। बचत के लिए प्रोत्साहन के साथ साथ निवेश करना अन्य बचत योजनाओं की अपेक्षा अधिक लाभप्रद है। कर्जदाताओं को पूर्ण सुरक्षित है। उत्तराधिकारी और आश्रितों के लिए भी किस्त की व्यवस्था होती है। और लाइफ इंश्योरेंस हमें एक तरह का आजीवन बीमा योजना या बंदोबस्त बीमा, सीमा भुगतान आजीवन बीमा, संयुक्त जीवन बंदोबस्ती बीमा, बंदोबस्ती पॉलिसी, निश्चित विवाह बंदोबस्ती पॉलिसी, शिक्षावृत्ति पॉलिसी, ये सब अलग अलग नाम के अनुसार इन पे हमें जीवन बीमा मिलता है। बहुउद्देशीय बीमा योजना, इसमें पूर्व निश्चित समयावधि के शेष भाग के लिए आश्रितों और परिवार के पालन पोषण को नियमित आय की व्यवस्था निगम द्वारा की जाती है। बीमा धारक के बीमारी या मृत्यु होने के बाद में अतिरिक्त खर्चे, दवाइयाँ, धार्मिक कार्य हेतु एक मुक्त राशि का प्रदान की जाती है। बीमा धारक के मृत्यु के पश्चात 2 वर्ष तक परिवार को आर्थिक व्यय उपलब्ध कराना। बीमा की अवधि को पूर्ण हो जाने पर बीमित धनराशि के भाग का भुगतान वो कर दिया जाता है। बीमा धारक उस निश्चित अवधि तक जीवित रहता है। ये पॉलिसी 30 वर्षों से ज़्यादा की नहीं होती और अधिकतम 30 वर्षों के लिए की जाती है और अधिकतम आयु 60 वर्ष के लिए होती है। और जीवन बीमा के अलावा ये गृह लक्ष्मी योजना वगैरह होती है जिसमें कि लड़कियां पैदा होती हैं तो वो दिए जाते हैं पैसे। और दुर्घटना बीमा, अग्नि बीमा, चिकित्सा बीमा भी किया जाता है कि आपको कोई लंबी बड़ी बीमारी होगी तो उसमें वो मदद करेंगे आपके 1.5 लाख, 2 लाख, 5 लाख, ऐसा डिपेंड करेगा। कई गवर्नमेंट पॉलिसीज़ में भी ये हैं। GPF बोलते हैं, गवर्नमेंट प्रोविडेंट फंड, या भविष्य निधि योजना, या स्टेट इंश्योरेंस तो हर राजकीय कर्मचारी की स्टेट इंश्योरेंस भरना पड़ता है और वो जो हमें पेंशन और वो सब मिलती है वो इसी की बदौलत मिलती है। हर जो एम्प्लॉई
जो रजिस्टर्ड है उसका राज्य कर्मचारी है तो उसका बीमा किया जाता है और एक निश्चित राशि इसमें से काटी जाती है स्लैब के अनुसार और फिर उसके बाद में उसको वो राशि वापस की जाती है। और ये जीपीएफ योजना है, जीपीएफ या भविष्य निधि योजना, उसमें भी भविष्य निधि जो है वो फिक्स डिपॉजिट की जाती है और एक निश्चित आय जो कि एक्स्ट्रा आती है आपके दैनिक आवश्यकता से जो अधिक आय है उनमें से देख कर की जा रही है।